हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाएं। ये जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का 5th लेसन है। तो इससे पहले हमने पॉलिटी और जो ज्योग्राफी है 6 to 8 क्लास तक की हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो जो प्लेलिस्ट है वो जितनी भी वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप ज़रूर देख लें। तो ये हमारा 5th लेसन है। इसमें हम करने वाले हैं किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक की जो राज्य हुआ करते थे, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो ये जो हमारा चैप्टर शुरू होता है तो इसमें दिखाया गया है कि एक बच्चा है, इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, दादा दादी हैं, वो वोट देने जा रहे हैं। तो फिर इसी से कॉरिलेट करके बताया गया है कि जो पहले के टाइम में, क्योंकि जो वहाँ के लोग हुआ करते थे उनको चुनने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, तभी तो वो प्रथा धीरे धीरे चलती आ रही है कि जो वहाँ पर एक राजा होगा जो सभी पर राज करेगा। चलो अभी तो डेमोक्रेसी है कि हम खुद ही लोग चुनते हैं, बट उस टाइम पर राजा हुआ करता था, ठीक है, जिसे मोनार्की कहते हैं। तो मोनार्क हुआ करता था उस टाइम पे। तो वहाँ पर भी लोग चुना करते होंगे राजा को। लगभग 3000 साल पहले की बात है ये। उस टाइम पर जो राजा थे तो वो कुछ यज्ञ करवाया करते थे, ठीक है। हमने यज्ञ तो पढ़ा था ना, जो हवन कह सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे ही सेक्रीफाइस करवाया करते थे। जैसे कि एक यज्ञ का नाम दिया हुआ है, उसका नाम क्या है? अश्व मेध यज्ञ, ठीक है, अश्व मेध यज्ञ इसका नाम है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये, या फिर इसे हॉर्स सेक्रीफाइस भी कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि एक घोड़ा हुआ करता था। ये आपसे वैसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है कि वो जो राजा हुआ करते थे वो कौन सा यज्ञ करवाया करते थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ करता था। तो आपको ऑप्शन में देकर पूछ सकता है। तो चलो मैं ज़्यादा उसमें जाऊँगा नहीं, आपको हम अपना कंसेप्चुअल है जो उसे क्लियर करते हैं कि जो अश्वमेध जो यज्ञ हुआ करता था, इसमें क्या हुआ करता था कि एक घोड़ा था, ठीक है, जो हॉर्स हुआ करता था, अश्व जिसे कहते हैं, उसको छोड़ दिया जाता था राजा के द्वारा। तो राजा के जो राजा होता था उसको छोड़ देता था, और जो राजा जो घोड़ा होता था, ठीक है, वो घोड़ा वो दूसरे जो लोगों के जो राज्य हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, उनके किंगडम में वो घुमा करता था, ठीक है। तो वहाँ जहाँ तक वो चला जाया करता था, मतलब ये मान लिया जाता था कि वो जो घोड़ा है जितने भी इलाकों में चला गया है वो इलाका उस राजा का हो गया जो वो यज्ञ करवा रहा है। अगर कोई भी राजा, दूसरे क्षेत्र का राजा उस घोड़े को रोक देता था तो इसका मतलब ये हो जाता था कि वो उससे युद्ध करना चाहता है, और वो उसकी जो शक्ति है, ठीक है, उसको नहीं मान रहा वो कि हाँ अभी तू मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब ये हो जाता था कि हाँ अभी मैं ना तेरे से लड़ना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई घोड़ा है, ठीक है, वो राजा यज्ञ करवाने के बाद छोड़ देते थे, तो जो राजा उसे अपने राज्य में आने की अनुमति दे देते थे कि हाँ अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये होता था कि वो राजा जो दूसरे राजा जिसने घोड़ा छोड़ा होता था उसकी जो जीत है, उसकी जो शक्ति है, उसको मान लेते थे कि हाँ भी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम अपनी पराजय को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हम हार गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता था, जब वो ये सारी बातें हो जाती थी, फिर उसके बाद जो राजा था वो यज्ञ करवाता था सेलिब्रेशन में कि हाँ अभी उस टाइम पे जो उसकी पावर होती थी उसको दिखाने की कोशिश किया करता था। और जब वो यज्ञ करवाया करता था तो वो सभी लोगों को बुलाते थे, ठीक है, जितने भी वहाँ पर जो दूसरे राजा हुआ करते थे, जो दूसरे जो भी राजा थे सबको वो बुलाकर और उनसे गिफ्ट लिया करते थे ये लोग, ठीक है। तो जब भी राजा, ठीक है, जीतने के बाद मेध यज्ञ करने के बाद जितने भी राजा दूसरे क्षेत्रों के होते थे वो वहाँ पर आ जाया करते थे। इनका जो यज्ञ हुआ करता था तो उसमें वो शामिल हो जाया करते थे। तो इसमें जो राजा बैठ जाता था, और जो राजा का जो सारथी हुआ करता था, सारथी आपको पता है ना जो रथ पे होता है, तो वो क्या करते थे, वो इसके ना वीर गाथाएं सुनाया करते थे कि हाँ अभी ये जो राजा है इसने इस तरह युद्ध जीता, इस तरह इसने ऐसा किया। तो ये सभी बातें वहाँ पर लगभग डिस्कस की जाती थी। और यहाँ पर और भी लोग हुआ करते थे जो राजा के लिए क्या किया करते थे, राजा के लिए गिफ्ट लाया करते थे, ठीक है। तो राजा के लिए सभी गिफ्ट लाया करते थे। तो अभी हम देखेंगे कि ये ग्रेजुअली ये जो प्रोसेस थी इसको धीरे धीरे चेंज करा गया। अभी ये वर्ण क्या थे, ठीक है, वर्ण आपने बड़ा सुना होगा कि एक वर्ण सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, हमारे एशियंट हिस्ट्री में। तो ये वर्ण सिस्टम में ये एक किताब थी, इसमें जो लोग हुआ करते थे उसमें जाति के हिसाब से लोगों के ना काम डिसाइडेड थे कि आप अगर इस परिवार में जन्मते हैं तो आपको यही काम करना पड़ेगा। तो वो जो 4 हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पर, तो वहाँ पर ना आपको पता है 4 किताबें हुआ करती थी, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ये लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड कि पहले तो वेद काल था,
अभी लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारी सोसाइटीज हमें देखने को मिलती थी, जैसे कि पंडित हो गया, जो जिसे हम पुरोहित कहते थे, और वॉरियर्स क्या होते थे, जो लड़ा करते थे, क्षत्रिय, किसान हो गए, ठीक है, और वहाँ पर जो व्यापारी हो गए, और जो भी पशुओं को चराया करते थे, क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार, वहाँ पर लेबर मजदूर, मछलियाँ पकड़ने वाले लोग, और भी जंगलों में जो रहा करते थे वो लोग सभी यहाँ पर रहा करते थे। पर ये जो पंडित वहाँ पर, जिसे हम पुरोहित कहते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था कि ये जो लोग हुआ करते थे ना, इनको कुछ भागों में बांटा हुआ था। तो वो कौन कौन से भाग थे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैज सेट ऑफ फंक्शंस, कि उनको जो भागों में बांटा हुआ था उनको हम वर्ण कहा करते थे। जैसे कि फर्स्ट जो वर्ण था उसको ब्राह्मण कहा गया था, कि ब्राह्मण, कि इनको ब्राह्मण में बांटा गया था। फिर ब्राह्मण्स के बाद कौन था, ब्राह्मण्स के बाद आ जाते थे रूलर्स, ठीक है, जो राजा हुआ करते थे, उस जिसे हम क्षत्रिय भी कहा करते थे। और तीसरा आ गया वैश्य, और चौथा आ गया उसमें किसान भी आया करते थे, और चौथा आ जाता है कि इसमें शूद्र हुआ करते थे। तो इनके अलग अलग काम हुए थे। जैसे कि ब्राह्मण का क्या काम था कि वो ना जो भी वेद हुआ करते थे इनको पढ़ाएंगे, ठीक है, दूसरों को, और दूसरे इनको गिफ्ट ला कर देंगे। क्षत्रिय आपको पता ही है, उनका काम लड़ने का होता था या फिर राज करने का होता था। और वैश्य का आपको काम पता ही है कि ये मेनली व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी वर्ग हुआ करता था इनमें। और जब चौथा आ गया वो थे शूद्र, ठीक है, आपको पता ही है। जो शूद्र का क्या काम इसमें बताया गया था कि आपको ना इन तीनों वर्गों की सेवा करनी है बस। और ये ना तो कोई जो भी रिचुअल हुआ करते थे, कोई भी यज्ञ हुआ करता था, तो इनमें इनको शामिल नहीं किया जाता था। इनको बड़ा ही नीचा समझा जाता था कि आप ना ये सभी काम आप कुछ नहीं कर सकते। और जो महिलाएं हुआ करती थी, वुमेन्स हुआ करती थी, इनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता था जो शूद्र हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो महिलाएं और शूद्र हुआ करते थे, इनको ना वेदास जो होती थी किताब, ठीक है, जो धार्मिक किताब थी, इनको भी पढ़ने की कोई अलाउड नहीं था कि आप ये किताबें हैं वो नहीं पढ़ सकते। तो ये जैसे कि अगर किसी परिवार में, ठीक है, कोई भी ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण के घर में कोई जन्म ले रहा है तो वह ब्राह्मण ही हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि जो भी अपना काम कर रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई शूद्र है, वो कोई काम कर रहे हैं, तो वो उसको वही काम, जब उसके बच्चे हुआ करते थे तो उनको भी यही काम दे दिया जाता था कि आप सिर्फ यही काम करेंगे। तो आपको ये देखने को मिलेगा यही सब चैप्टर में। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें अब हम देखेंगे कि जनपद क्या हुआ करते थे, ठीक है। जनपद भी हमने काफ़ी बार वैसे देखा है, जो हमने प्रीवियस ईयर किए थे डिस्कस। तो जनपद क्या हुआ करते थे, जनपद वो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें राजा राज करा करते थे। और यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, यहाँ पर जो लैंड हुआ करती थी, ठीक है, इसी पर अपना राज बना के रखते थे, जो यहाँ पर जगह होती थी ना। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सचस पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ में, ठीक है, अतरांजी खेड़ा ये आपको नियर एटा की उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर कुछ जानवर भी मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और भी आपको राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, आपको ये लोग यहाँ पर उगाया करते थे, ठीक है। तो ये ना घड़े भी बनाया करते थे, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, इसको फिर रंग कर अच्छा बना दिया जाता था। और यहाँ पर आपको एक पोट्री देखने को भी मिलती है। और यहाँ पर अब देखेंगे हम महाजनपद, ठीक है। तो जब आपको ये तो पता लग गया, जो जनपद हुआ करते थे वो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जहाँ पर जो राजा थे वो राज किया करते थे। बट ये जो जनपद हुआ करते थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, शक्तिशाली होते गए, क्योंकि अब जब राजा है, अब वो कितना टाइम लोगों से गिफ्ट लेता रहेगा, तो वो धीरे धीरे उन्होंने ना कर लेना शुरू कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो इनके जो राज हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे। इवन उसकी जो राजधानियाँ थी, ठीक है, जैसे कि आप अभी भी देखते हैं ना कि राजधानियाँ, जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं वहाँ पर राजधानियों में करवाए जाते हैं, तो उन्होंने राजधानियाँ भी बना दी थी। लगभग 2500 साल पहले की बात है। तो जो जनपद हो गए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगे, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्णता है, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो हम भी अब देखेंगे कुछ यहाँ पर जगह है, तो आपको ये जो कैपिटल हुआ करते थे, ठीक है, जो यहाँ पर कैपिटल सिटी जिनको बना दी जाती थी, मैनी ऑफ देज वर फोर्टिफाइड क्या होता है कि इनकी किलेबंदी कर दी जाती थी। किलेबंदी क्यों कर दी जाती थी, किलेबंदी करने की भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उसको भी हम देखेंगे। किलेबंदी करने का क्या मतलब है कि इसको ना बड़ी बड़ी दीवारों से, या फिर वो लकड़ी की दीवार हो सकती है, ईंटों की दीवार हो सकती है, या फिर पत्थरों की दीवार हो सकती है, तो उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता था। जैसे कि ये कोई महल है, ठीक है, या फिर इनका राज्य है, ठीक है, तो ये महाजनपद, इनको ना चारों तरफ से क्या कर दिया जाता था, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता था। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग होंगे, जो भी दूसरे क्षेत्र के लोग होंगे, वो जो या फिर दूसरे राजा होंगे, इस पर हमला करने में भी थोड़ा सा डरेंगे कि हाँ अभी इन्होंने पता नहीं कैसी वो है
कि जो नियंत्रण है वो कैसा लिया होगा, और इसमें जो रह रहे लोग होंगे इस पर जो राजा का नियंत्रण होगा वो भी अच्छे ढंग से हो पाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, एक अवंती है, तक्षशिला, गंधार, पंचाला, कोसला, मगध, राजगृह, वैशाली और वज्जी। मगध आपको अभी पढ़ने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें थी, ये सारे जो थे ये क्या थे, ये सभी महाजनपद थे। अब देखेंगे जो फोर्ट्स थे उनको क्यों कर दिया जाता था कवर, कि किलेबंदी जो भी होता था, महल होता था, ठीक है, जो उनका महाजनपद होते थे, तो कैपिटल को वो क्यों फोर्टिफाइड कर दिया करते थे। तो जो ये किले हुआ करते थे इसलिए इनको, तो ये किलेबंदी इसलिए कर दी जाती थी कि जो राजा हुआ करते थे वो डरा करते थे, किससे, कि कोई दूसरा हम पर हमला ना कर दे, और कई बार ये दिखाना चाहते थे कि हम इतने ज़्यादा अमीर हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो किलेबंदी कर दिया करते थे वो क्यों करते थे, या फिर वो दूसरे राजा से बचने के लिए, और कई बार वो दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ भी हम भी पावरफुल हैं, इसलिए वो बड़ी बड़ी दीवारों से वो ढक दिया करते थे। और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अंदर वहाँ पर जो भी लोग रह रहे होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये ऐसा किया करते थे। और यहाँ पर आपको दीवार दिख रही है ना, ठीक है, ये क्या है, किलेबंदी है, ये कौशंबी जो हुआ करता था वहाँ की ये किलेबंदी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये दीवार है कितनी बड़ी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये 2500 साल इसको पहले बनाया गया था। अब यहाँ पर जो राजा थे, ठीक है, अब वो क्या करने लगे थे धीरे धीरे, अब जैसे कि उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, टैक्स कलेक्ट करने लग गए, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने आर्मी वहाँ पर रखनी शुरू कर दी, ठीक है। अब धीरे धीरे राजा को भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना कि वो आर्मी रखे, अगर वो दूसरों पर राज करना चाहते हैं या फिर अपने जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनिंग आर्मी, उनको आर्मी रखनी पड़ेगी। और जो वहाँ पर जो सोल्जर होंगे, जितने भी वो सैनिक रखेंगे, उनको भी वहाँ पर पैसे हैं वो भी लगातार देने पड़ेंगे। और इनके बारे में अभी हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ राजाओं के बारे में। उन्होंने सिक्के भी बनवाए थे, सबसे पहले सिक्के किन्होंने बनवाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने बनवाए थे, ये सभी हम बातें डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं करों की। कर क्या होते हैं आपको पता ही है कि जो कर हम राजा या फिर सरकारों को देते हैं, ठीक है, बिना किसी रिटर्न के, कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ हमारे लिए सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी अगर हम इनको पैसे देते हैं, तो यही टैक्स होता है। तो यहाँ पर जो महाजनपद में रूलर हुआ करते थे, इन्होंने क्या कर दिया था, बड़े बड़े इन्होंने किलेबंदी या फिर किले बनवाने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण ये दूसरों पर निगरानी रख सकें। इन्होंने बड़ी बड़ी आर्मियाँ रखनी शुरू कर दी, तो इसके कारण इनको ना और संसाधनों की ज़रूरत पड़ने लगी, इसलिए ये ना टैक्स इकट्ठा इन्होंने शुरू कर दिया। तो जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था, तो सबसे पहले जो इन्होंने टैक्स लगाया था वो 1/6 कि जितना भी आपने उगाया है, जैसे कि फसलों के रूप में अगर आप कुछ उगा रहे हैं तो आपको 1/6 आपको ना क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपने उगाया है उसका 1/6 देना पड़ेगा। तो आपने अभी ये याद रखना है, ये एशियंट हिस्ट्री का पार्ट है और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो 1/6 है वो आपको देना पड़ेगा। उस टाइम पर जो कर लगाया गया था उसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भाग या शेयर। तो आपने इसको याद रखना है, भाग कहा जाता था। और यहाँ पर जो टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन एज वेल, कि जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे ना, शिल्पकार, उनसे भी ये लिया जाता था। अब देखेंगे उनसे कैसे लिया जाता होगा, कि अगर कोई पर्सन है, काम कर रहा है, मूर्तियाँ बना रहा है या फिर बर्तन वगैरह बना रहा है, तो उससे कैसे टैक्स लिया जा सकता है। तो मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो राजा कहेंगे चलो ऐसा करो कि आप ना महीने में हमारे यहाँ पर, हमारे दरबार में आप 1 महीने के लिए ना, 1 महीने में सिर्फ एक बार आप यहाँ पर काम कर दो, तो आप हम यही मान लेंगे कि आप टैक्स के रूप में आपने हमारे यहाँ पर काम कर दिया। तो यहाँ पर और भी जो चरवाहे हुआ करते थे, जो कि जानवरों को पालते थे, तो उनसे भी कुछ लिया जाता था, जैसे कि जानवर दे दो, या फिर उनसे जानवरों ने कुछ जैसे दूध दिया या फिर और भी कोई चीज़ हो गई, वो उनसे ले लिया करते थे। कौन, राजा। और क्योंकि उनको टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। और अब बात करेंगे कि जो देयर वर ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स, की जो भी चीज़ें खरीदी या बेची जाती थी, जैसे कि आज के टाइम पर आप देखते हैं ना GST लगा होता है हर गुड्स पर, तो वो भी उनसे लिया जाता था कि आप भी ना हमें जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उस पर आप हमें टैक्स दें। और जो हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो शिकारी हुआ करते थे और जो भोजन वगैरह इकट्ठे किया करते थे, उनको भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस देना पड़ता था। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो सकता है, जैसे कि जंगलों से जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है, शहद हो सकता है या फिर कुछ भी हुआ, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी राजा को कुछ ना कुछ भाग राजा को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम था उसके हम टैक्स को क्या कहा करते थे, भाग कहा करते थे। आपने इसको याद रखना है। अब बात करेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी थी उसमें वहाँ पर कैसे कैसे बदलाव आया। तो यहाँ पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस आए। एक तो यहाँ पर जो पहले तो आपको पता है ना कि जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, तो जो उसमें हमने क्या देखा था कि लकड़ी के हल वहाँ पर ज़्यादातर थे, इसलिए हमें शायद
वहाँ के ना जो हल थे उनके हमें खिलौने तो मिले, बट वहाँ के जो असल में जो हल होते हैं वो हमें नहीं मिले। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि ये तो अभी भी 2500 साल पहले की बात हो रही है ना, तो इस टाइम पर लगभग इन्होंने लोहे के जो हल होते हैं, जो प्लग होते हैं, उसको इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जिसके कारण जो सख्त मिट्टी होती है, अब उसको भी ये, उसमें भी वो जो खेती है वो बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इनको जो फसल मिलेगी, ठीक है, जो भी वो फसल उगाएंगे वो ज़्यादा मात्रा में उगाई जाएगी। और दूसरी बात, इन्होंने ट्रांसप्लांटिंग पैडी की जो चावल की फसल होती है उसको इन्होंने उगाना शुरू कर दिया। तो बीजों को नहीं, ये प्लांट्स वुड स्प्राउट सैपलिंग, जो सैपलिंग्स होती हैं ना, इनका यूज़ करके इन्होंने जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है कि इन्होंने ना ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया कि इन्होंने आयरन प्लग इस्तेमाल किए, तो इसके कारण जो उत्पादन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने जनरली स्लेव मैन, कि यहाँ पर जो इन खेतों में काम किया करते थे वो कौन से लोग थे, तो इसमें जो ज़्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो गुलाम हुआ करते थे, जैसे कि स्लेव मैन एंड वुमेन। जैसे कि दास और दासी हमने देखा था ना कि जो गुलाम बना लिया करते थे, ये इनसे ही ज़्यादातर वो काम होता था जो खेती बाड़ी का था या फिर कोई भी काम होता था वो इन्हीं लोगों से करवाया करते थे, जिसे हम कामाकारास भी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कामाकारास, जिन्हें लेबर्स कह सकते हैं आप। अ क्लोजर लुक टू मगध। ठीक है, अभी हमने मगध को देखा था ना अपने हमने कि मगध की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। मगध क्या था? मगध आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, मगध यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मगध। ठीक है, ये यहाँ पर मगध है भारत में। तो इस टाइम पर क्या था, मगध की बात हम करेंगे तो मगध भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि यहाँ पर इसको महाजन पद यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब तो यही है ना कि ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। और हमने ये देख ही लिया कि पहले ये जनपद हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे जब इनकी शक्तियाँ बढ़ी तो इन्होंने इसको महाजन पद ये अपने आप बन गए। तो ये महाजन पद इन अबाउट 200 ईयर्स, तो 200 सालों में ये महाजन पद बन गए थे। यहाँ पर जो गंगा या फिर सोन नदी यहाँ से बहा करती थी मगध में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। किस लिए? एक तो यहाँ से जो यातायात हुआ करता था, ट्रांसपोर्ट, वो बड़ी आसानी से हो जाया करता था। एक वाटर सप्लाईज, ठीक है, पानी की आपको पता है ना कि पानी की कमी, तो यहाँ पर वाटर सप्लाईज, लोगों की जितनी भी पानी की कमी होती थी इससे पूरी हो जाती थी। और जो लैंड थी वहाँ की, ठीक है, अगर वहाँ से नदियाँ बह रही हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जो भी आपको एरिया मिलेगा वो जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ शक्ति वाला होगा। तो इसके कारण क्या होता था कि वहाँ पर जो भी फसलें उगाई जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती थी। और इसके पास में ही, मगध के पास में ही जंगल हुआ करते थे। अब आपको पता है ना, जंगलों में एक तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, शहद हो गया या फिर बहुत फल फ्रूट्स हो गए जो आपको जंगलों में आराम से मिल जाते हैं, लकड़ हो गई और जानवर, ठीक है। और इन्हीं जानवरों का जो प्रयोग है ये जो वहाँ के राजा हुआ करते थे अपनी आर्मी में किया करते थे, ठीक है, अपने याद रखना है, इन्हीं जो जानवरों का प्रयोग है ये इसको अपनी आर्मी में किया करते थे। और जो फॉरेस्ट से जो जंगलों से इनको लकड़ी मिला करती थी, इनसे ये घर बना लिया करते थे। और यहाँ पर आयरन ओर, आपको पता है ना, आयरन ओर माइंस भी इसी रीजन में थोड़ी सी चलाने की कोशिश की गई, तो जिससे स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन, जो हथियार होते हैं, वो भी इन्होंने बनाने शुरू किए। तो जो मगध था वो टू वेरी पावरफुल रूलर्स, कि यहाँ पर जो दो शासक हुआ करते थे वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, आप राजा मान सकते हैं। तो उनके क्या क्या नाम थे? एक तो था बिंबिसार, इनके बारे में हम ना थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इनके पर एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में जो अभी आने वाले हैं। तो ये अजातशत्रु था, एक था बिंबिसारा, ठीक है, ये दोनों बड़े ही पावरफुल रूलर हुआ करते थे। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए जीतने के लिए। और भी जो जनपद हुआ करते थे ना, कि आपको पता नहीं ये महाजनपद कैसे बने, ठीक है, जो जनपद थे वो धीरे धीरे एक दूसरे पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे ये शक्तिशाली होते गए। तो इसी तरह इन दोनों ने भी शायद दूसरे जनपदों पर क्या कर लिया होगा, कब्जा कर लिया होगा, तो जिसके कारण ये धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए। और एक महापद्मानंद हुआ करता था, एक और रूलर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? महापद्म नंद। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था, इसने भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया था, कि अपने राज्य का विस्तार किया था। तो अभी हम देखते हैं जो राजगृह था ना, जो प्रेजेंट डे अभी राजगीर जिसे कहते हैं, ये बिहार में था। ये मगध की कैपिटल काफ़ी सालों तक रही थी, ठीक है। राजगृह क्या थी? ये मगध की, हम मगध के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना अभी, कि जो महाजनपद था, तो ये क्या था? ये उस टाइम की क्या थी? ये राजधानी हुआ करती थी, कुछ सालों के लिए थी, बट बाद में इसको ना पाटलिपुत्रा कर दिया गया था, ठीक है, पाटलिपुत्रा, जो कि अभी पटना में है। तो अभी 2300 साल की बात है, तो यहाँ पर एक ना अलेक्जेंडर आया था, आपको पता है ना, मैकडोनिया, ठीक है, मैकडोनिया का जो राजा था वो यूरोप से आया था।
वो दुनिया जीतने चला था कि हाँ अभी मुझे ना सारी दुनिया जीतनी है। आपने बड़ा ही नाम सुना होगा, सिकंदर भी कहते थे जैसे अलेक्जेंडर। तो ये ना दुनिया जीतने चला था, तो ये दुनिया तो नहीं जीत पाया, पर ये भारत भी आया था कि हाँ मुझे यहाँ पर जीतना है। बट जब ये यहाँ पर आया ना, तो इसके जो पहले जो सिपाही थे वो भी डरने लग गए थे कि यार भारत में तो जो सेना होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, यहाँ पर तो इनके पास जो दूसरे होते हैं जानवर होते हैं, हाथियों का प्रयोग भी ये लोग करते हैं सेना में। तो ये एक बात थी। अब देखेंगे हम वज्जी की बात करेंगे, ठीक है। वज्जी को भी हमने देखा था ना मैप में। तो मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी विद कैपिटल एट वैशाली बिहार। तो यहाँ पर जो वज्जी हुआ करता था, जब मगध की बात हो रही है कि जब मगध ना बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो वज्जी भी वहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। वज्जी की जो कैपिटल थी वैशाली बिहार में हुआ करती थी। बट यहाँ का जो सिस्टम था वो थोड़ा अलग था, ठीक है। जो हमने ऊपर देखा ना कि वहाँ पर एक शासक हुआ करता था, तो उनसे थोड़ा इनका जो सिस्टम था वो बहुत ही अलग हुआ करता था। तो यहाँ पर दो लोग थे, कौन कौन से, एक तो थे गण, एक तो था संघ। गण क्या था, ये ग्रुप दैट मैनी मेंबर्स की, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हुआ करते थे। संघ क्या हुआ करते थे, इसमें ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन हुआ करती थी। तो ये जो गण हुआ करते थे या फिर संघ हुआ करते थे, सिर्फ इसमें एक राजा राज करने वाला नहीं होता था। आपने ध्यान रखना है कि जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, किसकी बात की थी, हमने मगध की बात की थी। वहाँ पर एक शासक हुआ करता था जिसने अकेले ही, जिसे कह सकते हैं कि वो सेना रखता था। धीरे धीरे उसने अपने राज्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। बट यहाँ पर ज़्यादा रूलर नहीं हुआ करते थे, इसमें बहुत सारे हजारों लोग, ठीक है। दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक रूलर हुआ करता था मगध वाले में। और ये जो वज्जी है यहाँ पर सिर्फ बहुत ज़्यादा, जैसे कि हजारों में लोग भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक साथ ही रूल किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई राजा हुआ ही नहीं करता था, तो ये सारा एक साथ ही रिचुअल जो होती थी, जैसे कि वहाँ पर अश्वमेघ आपने देखा था कि अश्वमेघ मेनली एक राजा के द्वारा ही करवाया जाता था। और यहाँ पर ये सारे मिलकर करते थे, और अगर कोई समस्या होती थी ये सभी मिलकर सोचते थे और एक साथ ही डिबेट करते थे। अगर किसी ने हमला कर दिया तो ये सोचते थे कि चलो हम इकट्ठे मिलकर सोचते हैं। तो यहाँ पर ये बात देखने को मिलती है। बट यहाँ पर एक और आपको बात ये भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो दास हुआ करते थे, जैसे कि महिलाएं हो गई या फिर जो गुलाम हुआ करते थे ना, जिसे हम कम्मा काराज भी कहते हैं। जैसे कि कम्मा काराज हमने देखा था ना, जो लेबर हुआ करते थे, वो इस असेंबली में भाग नहीं लिया करते थे। जो भी इनकी डिस्कशन हुआ करती थी ना कि हमने ऐसा ऐसा करना है, तो हालांकि वैसे वो हजारों लोग भले ही रूल करते थे, बट इनमें इन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। अभी आप थोड़ा सा कोरिलेट करके देखना, जब वैदिक पीरियड था ना, तो उस टाइम पर महिलाओं को फुल रिस्पेक्ट दी जाती थी, और उसमें उनको जो ये ऋग्वेद थे ना, उनको भी पढ़ने की परमिशन थी। बट धीरे धीरे महिलाओं के साथ थोड़ा सा अलग बिहेवियर किया जा रहा है यहाँ पर, आपने, ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करनी है कि लेटर वैदिक पीरियड में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। उससे पहले तो महिलाओं पर ऐसी कोई रोक टोक थी नहीं, पर अभी ऐसा होने लग गया था, ठीक है। बुद्धा और महावीरा, यहाँ पर जो बुद्धा और महावीरा हुआ करते थे, आपको पता है ना, गौतम बुद्ध और जो यहाँ पर महावीर जैन धर्म से संबंध रखते हैं, तो ये भी उस टाइम पर ही जो इनके फाउंडर थे, ठीक है, इस धर्म के, तो ये उस टाइम से ही प्रचलित थे, उस टाइम में ये हुआ करते थे। इनके बारे में भी हम 6 चैप्टर में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये भी गण या फिर संघ से संबंधित थे। तो इसमें बहुत सारे इनकी जो बातें हैं हमें देखने को मिलती हैं आपके बुद्धिस्ट बुक में। तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है ना, यहाँ पर एक, ये सारी बातें आपके ना वज्जिस फ्रॉम द दिग निकाय की, एक दिग निकाय एक बुद्धिस्ट बुक है। आपने इसको याद रखना है कि दिग निकाय एक ना किताब है, ठीक है, बुद्धिस्ट किताब है, ठीक है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर ना एक वज्जिस की ना जो वहाँ पर जो राज था उसके बारे में एक बात बताई हुई है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताई हुई है कि जो अजात शत्रु था वो ना हमला करना चाहता था वज्जिस पर। तो ये ना पूछने, ये इनका एक मिनिस्टर हुआ करता था वस्साकारा, उसने उसको बुद्धा के पास भेजा कि हाँ अभी बताओ कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो वज्जिस हैं ये तब तक फलते फूलते रहेंगे जब तक यहाँ पर जो असेंबलीज हैं वो होती रहेंगी, वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, ये जो एस्टैब्लिश्ड रूलर्स हैं, ठीक है, इनको फॉलो करेंगे, या फिर वो एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे, अपने बड़ों की बात सुनेंगे, और वो महिलाओं की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको पकड़ेंगे नहीं। और जो चैत्याश हुआ करते थे, ठीक है, जो लोकल श्राइन्स हैं जो वहाँ पर पूजा की जाती है, उनको शहरों में या फिर कस्बों में बना कर रखा जाएगा। और जो संत होते हैं, ठीक है, उनके जो विश्वास हैं, जो भी वो कहते हैं, उनकी बातों को आप मानेंगे, उनके रिस्पेक्ट करेंगे, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, आप सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, और इन्होंने ना संघ जो हुआ करते थे इनको भी जीतने की कोशिश की, और फिर भी ये लगभग 1500 साल तक ये सुरक्षित रहे थे, ठीक है। तो बाद में इनको जो गुप्तास के जो रूलर हुआ करते थे, ठीक है, गुप्ता रूलर आपको पता है ना, जो गुप्ता के शासक हुआ करते थे, बाद में इन्होंने इसको जीत लिया था, जिसको हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि ग्रीस और एथेंस, ठीक है, ग्रीक और एथेंस के बारे में, कि लगभग 2500 साल पहले यहाँ पर जो एथेंस इन्होंने ना अपनी सरकार बनाई थी, इसको ये डेमोक्रेसी कहा करते थे। आपको पता है ना अभी डेमोक्रेसी है हमारे भारत में। ये लगभग 200 साल तक चली थी इनकी जो डेमोक्रेसी थी। ये इनकी जो डेमोक्रेसी होती थी ग्रीस और एथेंस की, 2500 साल पहले की बात है, और इनकी जो डेमोक्रेसी थी वो 200 सालों तक चली थी। और इसमें जो पुरुष हुआ करते थे, ठीक है, एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज एज अ फुल सिटीजन, कि जो उनको कंप्लीट जो नागरिक हुआ करते थे, अगर वो 30 से ज़्यादा उम्र के हुआ करते थे तभी उनको फुल सिटीजन माना जाता था। और इनकी जो सभा होती थी लगभग साल में 40 बार बुलाई जाती थी, और जो सभी नागरिक हुआ करते थे, मतलब कि सभी जो 30 से ज़्यादा उम्र के हुआ करते थे, इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे। और इसमें जो अपॉइंटमेंट्स हुआ करते, जो हमारे अभी फ़िलहाल आपने देखा है ना कि हमारे जो सरकार में अलग अलग सभी को पदवियां दी हुई हैं, या फिर कोई भी सरकार रहे सभी को जब दी जाती है ना, कि आपने हेल्थ मंत्रालय आपने देखना है, पब्लिक फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री आप देखेंगे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशनल मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री आप ऐसे देखेंगे, तो वो कैसे चुने जाते हैं, उनको पहले तो एमपीज़ के रूप में चुनकर आना होता है, फिर बाद में उनको बनाया जाता है, ठीक है, कि बाद में ये सभी कार्यालय जो दिए जाते हैं वो बाद में दिए जाते हैं। तो इनके टाइम पर जो लोगों को पदवियां दी जाती थी वो सभी लॉटरी जैसे होती है ना, लॉटरी की, लॉटरी के माध्यम से इन लोगों को ये सारी पदवियां जो पोजीशंस हुआ करती ऐसे दी जाती थी। और यहाँ पर जो सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी, कि जो यहाँ पर नागरिक हुआ करते थे उनको आर्मी में या फिर नेवी में काम करना जरूरी माना जाता था, कि हाँ भी आप उसमें जरूरी काम करेंगे। और यहाँ पर जो महिलाएं हुआ करती थी, ठीक है, इस टाइम पर भी भेदभाव किया जाता था, तो जो महिलाएं हुआ करती थी इनको सिटीजन नहीं माना जाता था प्रॉपर, ठीक है, जो नागरिक हुआ करते थे उनको यहाँ पर नहीं माना जाता था। और यहाँ पर और भी जो लोग हुआ करते थे जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, या फिर शिल्पकार हो गए, या फिर लेबर्स हो गए, ठीक है, इनको यहाँ पर जो भी फॉरेनर्स हुआ करते थे इनको कंप्लीट नागरिक नहीं माना जाता था। और यहाँ पर और भी जो जितने भी लोग थे काम कुम किया करते थे, तो ये उन लोगों को क्या नहीं माना जाता था, उनको नागरिक नहीं माना जाता था। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।